जैमिनी ग्रंथ में आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने बहुत ही वैज्ञानिक विषयों का समावेश किया है और विशेष रूप से वृष्टि के संदर्भ में पर्यावरण से संबंधित अनेक विषयों का समावेश है, उल्काओं से संबंधित, धूमकेतुओं से संबंधित, जो विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद से संबंधित जो विषय हैं, उनका समावेश किया है अपने ग्रंथ में और उनकी बहुत ही उत्तम वैज्ञानिक विवेचना की है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये मास है, जिनसे संबंधित अनेक मासों से संबंधित वृष्टि के फल का विवेचन किया है आचार्य जी ने, तो ये 12 चांद्रमास होते हैं, जो कि चंद्रमा की कलाओं के अनुरूप उसकी पूर्णिमा एवं अमावस्या के निर्माण के अनुरूप जो 15 तिथियां एक पक्ष में होती है और संपूर्ण मास में 30 तिथियां होती है, उससे वे निर्धारित होते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे अभी इस पर स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है तो उनका और जो आज की जो मॉडर्न तिथियां हैं, जो अंग्रेजी तिथियां जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में समायोजन घटता बढ़ता रहता है क्योंकि चंद्रमा 29 दिनों में जो सावन दिन है, जिसे कि हम आज जो डेज कहते हैं हम सोम मंगल बुध गुरु, ये सावन दिन कहलाते हैं भारतीय ज्योतिष शास्त्र में। सूर्योदय से सूर्योदय तक, अग्रिम सूर्योदय तक का जो एक दिन होता है, उसे सावन दिन कहते हैं और आज के समय में अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक के एक दिन समय को एक दिन कहते हैं, जो कि यह कोई एक ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की कल्पना है। सूर्य सिद्धांत में दिन का आरंभ रात्रि के अर्धे काल से, रात्रि अर्ध से लेकर रात्रि अर्ध तक बताया गया है। लेकिन कालांतर में जो धर्मशास्त्र की परंपराओं में और मुहूर्त शास्त्र की परंपराओं में सूर्योदय से वार का आरंभ माना गया। तो रात्रि के अगर आप अर्धरात्रि से भी दिन का मान मानते हैं, तो वह भी भारतीय पद्धति है और अगर आप सूर्योदय से मानते हैं तब भी वह भारतीय पद्धति ही है। तो चंद्रमा क्योंकि 29 दिनों में एक पूरे चक्र को पूर्ण कर लेता है अपने नक्षत्र चक्र को, तो अगर आप देखेंगे तो हर महीने वह एक दिन पीछे हो जाएगा इस सावन चक्र से। तो 12 महीने में वह 12 दिन पीछे हो जाएगा। 1 साल बाद 24 महीनों में वह 24 दिन पीछे हो जाएगा और जब 1 साल, 2 साल और 6 महीने हो जाएँगे तो चंद्रमा 30 दिन पीछे हो जाएगा। तो उसे पूरा करने के लिए हर तीसरे वर्ष में 30 महीनों के बाद में एक अधिक मास की कल्पना होती है और जैसा कि इस 2026 के कैलेंडर में अगर आप देखेंगे, तो विशेष रूप से जो ये ज्येष्ठ मास है, वही अधिक मास के रूप में आ रहा है। तो ज्येष्ठ मास में एक अधिक ज्येष्ठ होगा और एक शुद्ध ज्येष्ठ होगा। तो इस प्रकार से 12 चांद्रमास की कल्पना की गई है और इसी प्रकार से 12 सौर मासों की भी कल्पना भारतीय आचार्यों ने की, कि प्रत्येक राशि में सूर्य के चलन से, जैसे मेष राशि में सूर्य जब तक रहेगा, तो वह चैत्र सौर मास कहलाएगा। नाम उसका चैत्र होगा लेकिन वह चैत्र सौर मास होगा और वैसे ही आगे अ, सूर्य के भी मास की गणना की गई है। तो अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2026 में 3 तारीख को फुल मून है, पूर्णिमा का दिवस है और 18 जनवरी को अमावस्या है। 1 फरवरी को फिर से पूर्णिमा है और 17 फरवरी को पुनः अमावस्या आ जाती है। तो इस प्रकार से चांद्र तिथियां घटती बढ़ती रहती है और 12 मास इस प्रकार से समायोजित होते हैं इस आंग्ल वर्ष में। तो इन मासों का नाम कैसे निर्धारित होता है कि इस महीने का नाम चैत्र मास होगा या फिर वैशाख होगा या ज्येष्ठ मास होगा? तो जिस महीने में पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा के जाने पर पूर्णिमा आ रही है, उस नक्षत्र से संबंधित उस पूरे महीने का नाम रखा गया। जैसे जिस मास में चित्रा नक्षत्र के पास में पूर्णिमा के समय चंद्रमा पहुंच जाता है या फिर पूर्णिमा के समय में यदि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के पास स्थित है, तो उस महीने का नाम हो जाएगा चैत्र मास। तो वैसे ही अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के पास में यदि चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन,
तो उस पूरे महीने का नाम हो जाएगा ज्येष्ठ मास। तो यह एक वैज्ञानिक विवेचना है कि किस प्रकार से नक्षत्रों के आधार पर इन 12 महीनों का नाम निर्धारित किया गया। तो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ज्येष्ठ मास की। तो ज्येष्ठ मास आप जानते हैं कि जो गर्मी का सबसे अधिक गर्मी का समय होता है, विशेष रूप से जो ये जो उत्तरी गोल के क्षेत्र होते हैं उसमें, तो भारत संपूर्ण पूर्ण रूप से उत्तर गोल में है, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर है। जैसे कि दिल्ली का अक्षांश है 28 डिग्री, तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा इक्वेटर से दिल्ली जो है वह उत्तर दिशा में 28 डिग्री पर है। तो जो उत्तर गोल के क्षेत्र हैं इस पूरे विश्व में, उनमें इस ज्येष्ठ मास के समय में बहुत अधिक गर्मी होती है। तो मई-जून का यह विशेष रूप से समय होता है। और ज्येष्ठ का मतलब भी आप जानते हैं कि कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। ज्येष्ठा नक्षत्र जो एंटायरस है, वह भी इस पूरे राशि चक्र में बहुत बड़ा एक चमकता हुआ तारा है। और वैसे ही यह जो ज्येष्ठ मास भी है, यह भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें दिन भी बड़े होते हैं। तो इसलिए इसका नाम है ज्येष्ठ, और इसमें सूर्य की तीव्रता भी बहुत अधिक होती है। और इस कारण से इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है, क्योंकि अगर गर्मी नहीं होगी तो समुद्र का पानी वाष्प बनकर बादल नहीं बनेंगे। तो जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी ज्येष्ठ मास में, उतना ही इस प्रकृति चक्र के लिए अच्छा है, आगे आने वाली वृष्टि के लिए अच्छा है। क्योंकि जितनी अधिक गर्मी होगी उतने अच्छे बादल बनेंगे। जैसा अभी पूर्व वक्ता गर्भ धारण के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो गर्भ का धारण तभी होगा जब ज्येष्ठ की अच्छी गर्मी होगी। तो जब गर्मी का समय होता है तो बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं जो जल से संबंधित है। जैसे निर्जला एकादशी है, गंगा दशहरा है, वट सावित्री व्रत है, और अनेक दान पुण्य की परंपराएं इस मास में धर्मशास्त्र के ग्रंथों ने प्रतिपादित की है। तो मानसून की पूर्व तैयारी का यह महीना है, ये आप समझ लीजिए। ज्येष्ठ के बाद ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये सब कुछ ज्येष्ठ मास के बाद में ही आते हैं। तो कादम्बनी ग्रंथ में जब ज्येष्ठ मास का विवेचन मैंने देखा, तो मुझे विषय दिया है सुवृष्टि, जिसमें अच्छी वृष्टि होती है। वो सारे संदर्भ मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं। वैसे तो वर्णन इस प्रकार का है कि कब कब वृष्टि नहीं होगी, कब कब दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, कब कब अकाल पड़ जाएगा। तो खोजने पर यह ज्ञात हुआ कि उस ज्येष्ठ मास में भी विशेष तिथियों के अनुसार फल किया गया है। और रोहिणी नक्षत्र का बहुत विशेष महत्व बताया गया है कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में ज्येष्ठ महीने में आएगा, उस दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि नक्षत्रों में भी सबसे महत्वपूर्ण रोहिणी नक्षत्र है, जो जल से संबंधित है। और चंद्रमा की पत्नी भी कहते हैं कि 27 पत्नियों में सबसे जो उनको प्रिय पत्नी है वह रोहिणी है। और नक्षत्रों में भी जो भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं रोहिणी हूँ। और उस ज्येष्ठ मास में चलने वाली वायु का निरंतर अध्ययन किया कि किस दिशा से वायु चल रही है, किस प्रकार की वायु चल रही है। और मूल नक्षत्र का भी अध्ययन किया। और उस पूरे मास में अगर कहीं गर्जना होती है, कहीं मेघ दिखाई देते हैं, या फिर कहीं वृष्टि हो जाती है, तो उसका भी निश्चित रूप से प्रभाव आने वाले वृष्टि के काल में होने वाला है। तो मैंने कुछ उसमें से संदर्भ यहाँ पर बताए हैं कि जैसे ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जो पहला ही दिन है, उस समय में यदि रविवार हो और हवा चले, या फिर मंगलवार हो और हवा चल रही हो, तो रोग पैदा होने वाले हैं आने वाले समय में। बुधवार होगा अगर उस दिन, तो दुर्भिक्ष होगा। यदि गुरु, शुक्र और सोमवार है, तो आने वाले मासों में वृष्टि के लिए बहुत ही सुंदर है। तो अगर मैंने वो कैलेंडर देखा आने वाले वर्ष का, जो 2026 में, जो तो 2026 में 17 मई से 15 जून तक अधिक मास रहेगा, जो ज्येष्ठ अधिमास होगा, जिसे मल मास कहते हैं। और जो ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा जो शुद्ध वाली होगी, जो 15 जून को पड़ेगी, उसमें सोमवार का दिन आ रहा है। तो उस दिन हमें यह भी देखना होगा कि हवा कैसी चल रही है। तो सोमवार का दिन होने से जो कादम्बनी ग्रंथ के अनुसार, तो यह पता चलता है कि आने वाली समय में वृष्टि अच्छी होगी सोमवार के द्वारा। फिर रोहिणी नक्षत्र का योग। तो रोहिणी नक्षत्र का योग जो इसमें देखा, तो वह लगभग 18 जून के करीब आ रहा है।
तो उस दिन हमें देखना होगा 18 जून 2026 को कि उस दिन बादल तो नहीं बन रहे हैं, कहीं वृष्टि तो नहीं हो रही, कहीं गर्जना तो नहीं हो रही है। तो रोहिणी नक्षत्र में जब ज्येष्ठ मास में चंद्रमा का संयोग होगा, तब बहुत अच्छे से उस पूरे दिन की परीक्षा करनी है। लगभग 1 दिन तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहता है। 60 घटी का एक औसत मान होता है कि एक नक्षत्र में चंद्रमा के रहने का। तो यदि उस दिन बादल नहीं हो, तो वर्षा ऋतु में अनावृष्टि होगी। लेकिन अगर रोहिणी नक्षत्र वाले दिन कहीं थोड़े से भी बादल दिखाई दे गए आकाश में, तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा शकुन है। आने वाले वृष्टि के समय में बहुत अच्छी बरसात होने वाली है। उसमें भी ऐसा वर्णन किया कि आप उस रोहिणी नक्षत्र के मान को भी 4 भागों में बाँटो। तो जैसे 60 घटी का रोहिणी नक्षत्र का समय है, तो अगर उसमें 4 का भाग आप दे देते हैं, तो लगभग 15 घटी। तो शुरुआत की 15 घटी में अगर वृष्टि होती है, तो बहुत ही अच्छा है। सुभिक्ष होने वाला है आने वाले समय में। अगर दूसरे अंश में रोहिणी नक्षत्र की बाद की 15 घटियों में अगर वृष्टि आ जाती है, तो साँप, कीट आदि बहुत सारी टिड्डी दल का भय होने वाला है, बहुत सारी महामारी जो कृमियाँ फैल सकती है और फसल खराब हो सकती है। अगर तीसरे अंश में 30 घटी से लेके 45 घटी तक में अगर कहीं मध्यम वृष्टि हो जाती है और चौथे अंश में अगर अल्प वृष्टि होती है, अच्छा उसे 8 भागों में बाँटा, क्षमा कीजिए उस पूरे रोहिणी नक्षत्र के मान को 8 भागों में बाँट दिया है और अलग-अलग भाग में अगर वृष्टि के लक्षण दिखाई दे गए उस दिन ज्येष्ठ मास में, तो अलग-अलग फल किए हैं। तो 5वें भाग में बहुत धान्य की उपज होगी, छठे भाग में उड़द जैसे अनाजों की विशेष उपज होगी, 7वें भाग में अगर वृष्टि हो जाती है रोहिणी नक्षत्र के, तो तुष आदि धान्य की पैदावार, चावल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा मत है आचार्य का कादम्बिनी ग्रंथ में। फिर उस समय में यह भी देखना है कि जब सूर्य का जब रोहिणी में प्रवेश होता है, तो उसका भी आपको अच्छे से चिंतन करना है क्योंकि सूर्य एक नक्षत्र में 13 अंश 20 कला 13 दिनों तक कम से कम रहता है। तो जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाएगा, यदि उस समय में चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में आ गया, तो बहुत अशुभ है। क्योंकि रोहिणी को एक शकट के रूप में कहा गया कि जैसा एक बैलगाड़ी होती है, वैसा उसका स्वरूप होता है, जैसा आप चित्र में देखेंगे। तो रोहिणी के शकट का भेद करना 2 ग्रहों के द्वारा वह शुभ नहीं माना गया। लेकिन अगर जब सूर्य रोहिणी में है और चंद्रमा उस रोहिणी नक्षत्र के दूर है या उसके पास संयोग नहीं कर रहा है, तब बहुत श्रेष्ठ माना गया है। दोनों का रोहिणी नक्षत्र में एक साथ होना बहुत अशुभ माना गया है। उसके बाद पवन के द्वारा, हवा के द्वारा किस प्रकार से आने वाली वृष्टि का फल किया जाए, उस बारे में कादम्बनीकार ने वर्णन किया। तो उसमें भी विशेष रूप से ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी से लेके 4 तिथियाँ, तो अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, इन 4 तिथियों को विशेष रूप से ये देखना है कि वायु कैसी चल रही है। तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि उस समय की वायु आने वाले 4 मासों को किस प्रकार से द्योतित करती है। तो इसमें मृदु स्निग्ध बादलों को रोकने वाली जो स्थगिताभ्र वायु का होना श्रेष्ठ है। तो अगर मृदु हवा चल रही है, स्निग्ध हवा चल रही है या बादलों को रोकने वाली जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है हवा, बादल वहीं रुके हुए हैं। तो वैसी अगर हवा इन 4 दिनों में चलती है, तो आपको जानना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत अच्छी वृष्टि हो सकती है। इन दिनों में यदि इन 4 दिनों में अष्टमी से लेके एकादशी तक ज्येष्ठ शुक्ल में बिजली कड़कती हो, जल की बूंदें आती हों, धूल के सहित वायु चलती हो, चंद्रमा और सूर्य के ऊपर वो गदल जो एक बादलों का पिंड सा एक मंडल छा जाए, तो यह सारे शुभ लक्षण हैं। आने वाले समय में अच्छी वृष्टि के लक्षण हैं। वैसे ही अगर कुंडल बन जाए सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ, अगर आपने कई बार देखा होगा अपने गाँव से, जो एक परिवेश जिसे कहा जाता है, वो इन 4 दिनों में परिवेश भी दिखाई दे जाए, बादल इकट्ठे होते हुए आपको सूर्य चंद्रमा के चारों तरफ दिखाई दे जाए, तो श्रावण आदि महीनों में बहुत अच्छी वृष्टि होगी, यह जानना चाहिए। और हवा के बारे में बताया कि विशेष रूप से यदि उत्तर की ओर हवा चल रही हो, तो हवा का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा हो, तो बहुत अच्छी वृष्टि होने का संकेत है क्योंकि उत्तर दिशा
जल की दिशा वास्तुशास्त्र में भी और ज्योतिष शास्त्र में भी बताई गई है। ज्येष्ठ शुक्ल की अष्टमी से 4 तिथियों में चारों दिशाओं में यदि हवा उत्तरोत्तर बदलती रहती हो, तब भी 4 महीनों में अच्छी वृष्टि का लक्षण कहा जाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन किया। यदि चारों दिशाओं की हवा विपरीत क्रम से चलेगी, तो एक दिशा की हवा अन्य दिशा की हवा को दबाते हुए चलती हो, तो वर्षा ऋतु में वृष्टि नहीं होकर शीतकाल में वृष्टि होगी, ऐसा जानना चाहिए। तो अगर प्रदक्षिणा क्रम से उत्तर के बाद उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर, फिर उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर एक उसका रोटेशन चल रहा हो, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर विपरीत क्रम से चल रहा हो यह क्रम हवा का, तो बरसात काल में ना होकर शीतकाल में बहुत ज्यादा बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद मूल नक्षत्र से संबंधित भी विशेष वर्णन किए ग्रंथ में, कि यदि ज्येष्ठ की पूर्णिमा के अंत में मूल नक्षत्र आ जाए, तो 60 दिनों तक वृष्टि नहीं होगी, जल नहीं बरसेगा, और उसके बाद जल बरसेगा। चातुर्मास के 2 महीने सूखे चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद वृष्टि होगी। इस तिथि को मूल नक्षत्र के पाद विभाग से भी वृष्टि की कल्पना कर सकते हैं। तो जो मूल नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसके अनुसार भी आप यह चिंतन कर सकते हैं, ऐसा भी वर्णन किया है। मूल नक्षत्र का पूर्णिमा के दिन होना श्रेष्ठ है, प्रतिपदा के दिन होना सामान्य है, द्वितीया के दिन होना खराब है। तो यदि पूर्णिमा और मूल नक्षत्र का संयोग हो गया ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के साथ, तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि प्रतिपदा या द्वितीया के साथ संयोग होता है, तो बहुत अच्छा नहीं माना गया है। और अनुराधा नक्षत्र के दिन यदि पूर्णिमा हो जाती है, तब भी खराब माना गया है। उसके उपरांत बहुत सारे अनेक जो निमित्त होते हैं ज्येष्ठ मास में, विशेष रूप से उन 4 दिनों में किस प्रकार की गर्जना आती है बादलों की, किस प्रकार के मेघ दिखाई देते हैं, क्या वहां पर विद्युत दिखाई देती है, तो उससे भी विशेष प्रकार के फल वर्णित किए गए। जैसे ज्येष्ठ मास में चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्रों के दिनों में अगर मेघ और बिजली दिखाई दे जाए, तो चित्रा में अगर बिजली दिखाई दी तो आषाढ़ में अच्छी बरसात होगी। स्वाति नक्षत्र में यदि आपको बिजली दिखाई दी तो श्रावण में अच्छी बरसात होगी। और विशाखा नक्षत्र में अगर आपको बिजली चमकती हुई दिखाई दे गई ज्येष्ठ मास में, तो भाद्रपद महीने में बहुत अच्छी बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार से यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों में बादल नहीं दिखाई दे रहे, ना बिजली दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे आने वाले इन महीनों में थोड़ा वृष्टि का अभाव रह सकता है, ऐसा जानना चाहिए। और यदि इन नक्षत्रों में वृष्टि ही हो जाए, ज्येष्ठ शुक्ल मास शुक्ल पक्ष के दिनों में यदि स्वाति, विशाखा नक्षत्रों के दिनों में वृष्टि हो जाए, तो श्रावण में वृष्टि नहीं होगी और धान्य महंगा हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि गर्जना हो जाए, बादलों की गड़गड़ाहट दिखाई देने लग जाए और बिजली दिखाई देने लग जाए, तब भी यह समझना चाहिए कि वर्षा की ऋतु में आने वाले समय में बहुत अच्छी वृष्टि होने वाली है। वैसे ही ज्येष्ठ के महीने में श्रावण धनिष्ठा नक्षत्र के दिन यदि वायु, वृष्टि, बिजली और गर्जना ये सब दिखाई दे जाए, तो वर्षा ऋतु में बहुत अच्छी वृष्टि होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। और इसी दिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाए, जिस दिन ज्येष्ठ मास में श्रावण धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत ज्यादा गर्मी हो, तब आने वाले वृष्टि ऋतु में वृष्टि की रुकावट होने वाली है, कम बरसात होगी, ऐसा जानना चाहिए। वैसे ही ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि सूर्य बादलों से ढका हुआ रहे, तो आने वाले 3 महीनों में बहुत अधिक वृष्टि होगी, ऐसा जानना चाहिए। और यदि संध्या के समय में उत्तर दिशा में पर्वतों की श्रृंखला के समान काले बादल दिखाई दे जाए, तो 3 दिन तक मन को तुष्टि करने वाली वृष्टि उसी समय में होने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार के अनेक योग इस ज्येष्ठ मास के वर्णन के संदर्भ में कादम्बिनी ग्रंथ में वर्णित किए गए हैं। तो इन मूल विषयों को देखकर, जानकर हम आने वाले मास में किस प्रकार की वृष्टि हो सकती है, ऐसा जान सकते हैं, ऐसा कादम्बिनी ग्रंथ में लिखा गया है। परंतु मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा बहुत कोई गहन शोध नहीं है जो कि इन सारे विषयों को लेकर किसी संस्था के द्वारा या किसी विद्यार्थी के द्वारा बहुत गहन शोध किया गया हो प्रायोगिक रूप से। कुछ एक दो स्थानों पर ऐसे शोध किए हैं, जिनमें हमारे आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर देवप्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा भी इस ज्येष्ठ मास के होने वाले इन 4 दिनों की वायु के द्वारा किस प्रकार से आगे आने वाले समय का फल हो सकता है, उसका विवेचन किया गया। और उसकी एक बहुत अच्छी पुस्तक भी प्रकाशित है इस लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में। और उसमें यह पाया गया है उस शोध में कि
80% वह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक हुई है। तो 80% तक भी अगर आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं इसके द्वारा, तो यह एक बहुत एक साइंटिफिक रूप से इसको एक प्रतिपादित किया जा सकता है विषय